हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 2। चैप्टर का नाम है नींद का गणित। जी हाँ प्यारे बच्चों, नींद का गणित। अब नींद का गणित क्या है, ये तो बड़ी बुद्धि को आपकी बुद्धि को हिला करके रख देगा। तो पढ़ते हैं इसमें कि नींद में कैसे कैसे गणित लगाए जाते हैं। काम के साथ साथ आराम भी बहुत आवश्यक है और आराम का सबसे अच्छा साधन है नींद। इस पाठ में नींद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। अब देखिएगा नींद कौन कौन सी कब कब आनी चाहिए, कब आप नींद से लाभ ले सकते हैं, कब आप उससे नुकसान उठा सकते हैं, नींद का समय कौन सा है, कौन सी नींद का समय कौन सा है। तो यहाँ पर यह बात आपको समझाई जाने वाली है। चलेगा, मैं स्टार्ट करता हूं आपका अध्याय। बुद्ध का एक शिष्य था श्रवण। ठीक है, कौन था? बुद्ध का एक शिष्य था श्रवण। जब वह राजकुमार था तो उसका जीवन अन्य कुमारों की भांति ही विलासितापूर्ण था। अब ये श्रवण जो है किसका है? महात्मा बुद्ध का एक शिष्य है, राजकुमार है। अब राजकुमार की तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे आनंद का जीवन होता है, सारी विलासता, जितनी विलासाएं उनके मन में होते सब पूरी होती रहती हैं। ठीक है, किंतु बाद में ऐसी प्रेरणा उभरी कि सारी सुविधा सामान्य को लात मारकर वह तथागत की शरण में आ गया। अब उसने क्या काम किया? सारी चीजों को छोड़ दिया, ठोकर मार दी और ठोकर मार करके वह तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आ गए, भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। ठीक है, आते ही तत्पश्चात आरंभ कर दी ठाट बाट से पहले युवक द्वारा इतना कठिन तब संघ के वरिष्ठ स्थिवर भौचक्के रह गए। अब जो वहां पर पहले से उस संघ में जुड़े हुए लोग थे, जो पहले से ही इस काम को कर रहे थे, यानी कि जो संघ में जुड़े हुए थे और वहां पर अच्छी खासी क्या करते थे, वहां पर तब क्या करते थे। ठीक है, वो देखकर भी आश्चर्यचकित रह गए कि जो इतना आनंद लेके आ रहा हो, जिसके पास में इतना कुछ हो, वह छोड़ करके आता है और तपस्या में इतना गंभीर हो जाता है कि हम उसके सामने कुछ नहीं रह जाते। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंचती है। अब बात घूमते घूमते कहां पहुंच जाती है? भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंचती है। उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, श्रवण, तुम्हारे वाणी वादन की चर्चा बहुत सुनी है, शायद बहुत अच्छी वीणा बजाते होंगे। अब देखेगा उनकी जो वाणी बजाने का तरीका, वीणा बजाने का तरीका था, वादन करने का तरीका था, उसकी चर्चाएं होने लगी। बुद्ध को भी ये बात पता चली। उन्होंने अपने पास बुला लिया और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि आप अच्छा बजाते होंगे, क्योंकि इसकी सारी चर्चा हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है आगे? जी हाँ, शायद बहुत अच्छी वीणा बजाते हो, किंतु यह तो बताओ कि अगर उसके तार ढीले हो तो क्या वे स्वलहरी उभर सकेंगी? जो मनुष्य को मोह लेती हो, ऐसी कृत में मनुष्य का सिर हिल गया और यदि अधिक कसे हो तो उत्तर में पुनः नकारात्मक का पुट था। अब तथागत का समाधान कारक उत्तर निश्रित हुआ। जीवन में भी ऐसी रीति अपनाओ, अति का अतिक्रमण न कर मध्यम मार्ग का चयन करो, वही श्रेष्ठ व हानि रहित रहेगा। अब यह भगवान बुद्ध क्या समझाने की बात करते हैं कि जो वीणा आप बजाते हैं और उसके तारों को ढीला कर दिया जाए तो क्या वो बज पाएगी? तो वो कहते हैं नहीं बज पाएगी। वो कहते हैं अगर उनको सही से खींच दिया जाए तो क्या वो बज पाएगी? कहते हैं नहीं बज पाएगी। तब वो कहते हैं कि अपने जीवन में भी ऐसा ही मार्ग अपनाइएगा, ना तो बिल्कुल ढीला रखो, ना बिल्कुल उसे खींच करके रखो। अगर आपने दोनों में से कोई भी काम कर दिया तो आपका जीवन सरल नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसी के साथ में नींद के संबंध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अब यही तथ्य ढूंढा है कि इस विषय में मध्यम मार्ग ही उचित और निरापद है, सर्वविदित है। यदि किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित किया जाए तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। वही यह भी विचारणीय तथ्य है कि आवश्यकता से अधिक सोने वाले में अनेक शारीरिक अनियमितताओं के अतिरिक्त मानसिक गड़बड़ियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब देखेगा
सोना भी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोते नहीं हैं तो समझ लीजिएगा आप पागल होने की कगार पर हैं, या कम सोने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, या यूं सोचिएगा कि पागल व्यक्ति ही को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये अब बात याद रहे। लेकिन ज्यादा सोने वाला तो उससे ज्यादा कठिन खतरनाक हो जाता है कि वो सोता ही रहता है। इसलिए हमेशा सोना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विषय में शोध करने वाले ऑस्ट्रिया के मनः शास्त्री ऑस्टिन फ्रॉस्ट एवं सहयोग का कथन है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहेगा उसमें पाचन वक्र संबंधी विकृतियों के अतिरिक्त अंतःस्रावी ग्रंथों के रसद्वारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञातव्य है कि शरीर एवं मन शास्त्री संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण हार्मोन्स ही करते हैं, अतः उनके संतुलन में किसी प्रकार का व्यतिरेक अगणित तरह की शिकायतें पैदा कर सकता है। अब देखिएगा, वो कहते हैं कि जितना हानिकारक कम सोना है उतना ही हानिकारक ज्यादा सोना भी होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो जो आपकी बॉडी में पाचन करने की जो ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक रस निकलता है, वह पाचक रस की ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, वह साइलेंस हो जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो आपके अंदर बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा भी सोना नहीं चाहिए। अध्ययन दल का कहना है कि एक युवक के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। इतने से ही उसके शरीर की उस खुराक की पूर्ति हो सकती है जो उसके लिए अभिष्ट है, आवश्यक है। उनके अनुसार इससे अधिक सोना एक प्रकार से अपने लिए व्याधाओं को न्योता देना है। वे अत्यंत चौंका देने वाले तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि केवल बैठकर समय बिताने वाले व कार्यालयों में काम करने वालों को तो इस क्षेत्र में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि नींद उतनी ही ली जाए जितनी से काम चल जाए। अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास में बात नींद की आ रही है तो जो काम सरकारी कर्मचारी है या पूरे दिन बैठ कर काम करते हैं उन्हें तो और भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नींद कितनी ले रही है। अधिक निद्रा लेने से शरीर और मस्तिष्क को अधिक आराम मिलता है। इस प्रकार का भ्रम पालने वालों को यह जान लेना चाहिए कि इससे उल्टे जटिलताएं पनपती हैं और अस्वस्थता बढ़ती है। अब देखिएगा, ये सोचते हैं जो बहुत सारे लोग आपको दिमाग लगा करके बताते हैं कि सोना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, मस्तिष्क जो आपका फ्री हो जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती, तो सोच लीजिएगा वह गलत है। आपके साथ में बहुत सारी जटिलताएं जुड़ने वाली हैं। जंतुओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर ऑस्टिन कहते हैं कि लंबी निद्रा के दौरान अतरंगों एवं ग्रंथियां सक्रियता प्रभावित होने लगती हैं, और जब यह क्रिया दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो जाती है तो उनकी क्रियाशीलता अत्यंत न्यूनतम हो जाती है। इसका स्पष्ट प्रभाव धीरे धीरे शरीर एवं मन स्था पर पड़ने लगता है, जो व्यक्ति को तन व मन से बीमार बना देता है। अब देखिएगा, अगर आप नई बात को समझते हैं तो ऑस्टिन कहते हैं कि अगर आप इस बात को नहीं मानते और बराबर आप सोते रहते हैं तो इसका आपको जो है आपके शरीर पर धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ेगा और आप बीमार रहने शुरू हो जाओगे। इसके विपरीत कठोर शारीरिक श्रम करने वाले के संबंध में शोध दल का कहना है कि ऐसे लोग तनिक लंबी अवधि तक बिस्तर में पड़े रहकर लंबी निद्रा ले लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, पर यह अधिक 1-1.5 घंटे से किसी प्रकार ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो नियमित रूप से मानसिक श्रम करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। इसका संभावित कारण बताते हुए दल का कहना है कि शारीरिक श्रम करने वालों की थोड़ी अवधि भी इसलिए निरपराध होती है क्योंकि उन्हें कष्ट साध्य श्रम से शरीर के अतरंगों एवं बहिरंगों का नियमित व्यायाम लंबे समय तक होता रहता है। वस्तु विश्राम थोड़ा लंबा हो जाए तो भी इसका प्रतिकूल परिणाम सामने नहीं आता, जबकि ऑफिस ड्यूटी करने वालों में इसका सर्वथा अभाव रहता है, इसलिए जटिलताएं इनमें जल्दी जन्म लेने लगती हैं। अब ये कहता है कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे सो जाना चाहिए, मैं थका हुआ हूं, मैं मानसिक तनाव में हूं, तो ज्यादा ना सोए, 1 से 1.5 घंटा सो जाए काफी होता है इतना। अगर इससे ज्यादा सोता है तो वह कहीं ना कहीं अपने अंदर बीमारियों को न्योता दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ में कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। नींद अपनी आवश्यकता मात्र आरंभिक 2-3 घंटों के भीतर ही ले लेती है।
विशेष परिस्थितियों में तो 5-10 मिनट के भीतर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, परंतु लंबे समय तक इस ढेरे को नहीं चलाया जा सकता। अब कहना चाहते हैं कि जो नींद है बॉडी को जो आराम देने वाली बात करती है, तो वह तो 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है, कभी कभी तो 10-15 मिनट में भी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे लंबा समय लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत करते हुए जा रहे हैं। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने ही सैनिकों को दिन रात कई घंटे जागरण की स्थिति में बिताने पड़े थे, परंतु बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए भी यदि उन्हें रेम स्लीप मिल जाती तो उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती और वे ताजगी अनुभव करते प्रतीत होते। इससे स्पष्ट है कि रेम स्लीप से नींद की अधिकांश खुराक पूरी हो जाती है। अब ये रेम स्लीप क्या होता है? कम समय सोना, 5 से 10 मिनट के लिए सो जाना, यह आपका रेम स्लीप होता है। ठीक है। अनुसंधान के दौरान इसी तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। उनका कहना है कि रेम स्तर की थोड़ी नींद से भी बिगड़ते मानसिक संतुलन को संभाला जा सकता है। अगर किसी का नींद के कारण संतुलन बिगड़ रहा है और उसे सोने के लिए नहीं मिल रहा है तो वह 5-10 मिनट की नींद ले सकता है और आराम से अपने मस्तिष्क को आराम पहुंचा सकता है। अध्ययनों के दौरान उन्होंने पाया कि नवजात शिशुओं में रेम स्तर की निद्रा का प्रतिशत 60 के आसपास होता है। उन्होंने यह भी देखा कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है इस श्रेणी की नींद भी तदनुरूप गिरावट आने लगती है। आयु 30 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते यह 35% रह जाती है। 50 वर्ष के करीब उम्र होने तक 20% रह जाती है। आगे यदि 5% से भी कम रह जाए तो बुढ़ापे से संबंधित मन कामिक अनेक उलझने पैदा होने लगती है। अब देखेगा, उम्र के साथ साथ सोने का रेशो घटता चला जाता है। जितना बुढ़ापा आता चला जाता है उतना ही कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कतों में आना शुरू हो जाता है। किंतु यह तो बुढ़ापे की बात है जो स्वाभाविक अनेक उलझने पैदा होने लगती हैं। अस्वाभाविकता तो तब पैदा होती है जब युवा लोग भी बिस्तर पर पड़े पड़े अधिक नींद लेने और निफ्राम फरमाने के फेर में अपना स्वाद गवाते देखे जाते हैं। इसलिए अति को वर्जनाओं में गिना गया है और उससे बचने की सलाह दी गई है। भोजन नहीं के बराबर लेना और जरूरत से ज़्यादा लेना दोनों ही आदतें खराब हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत भोजन कम खाता हूं तो वो भी गलत है। आप कहते हैं मैं बहुत अधिक खाता हूं, मैं खाता ही रहता हूं तो वो भी गलत है। लेकिन आपको खाना ना तो अधिक लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए। आपको जो है ना मध्यम मार्ग से चलना चाहिए, मध्यम से ही लेना चाहिए। और सीमा का अतिक्रमण करती है। फलतः ऐसे लोगों को हानि भी कम नहीं उठानी पड़ती। अब यही बात वैज्ञानिकों ने नींद के संबंध में सिद्ध करके उस उक्ति को सही साबित करने का प्रयास किया है जिसमें कहा गया है कि अति सर्वत्र विरंजते। तो यहाँ पर यह बात आपकी कही गई है। ये आपकी थी रचना, इसमें समझाया गया आपको कि नींद ना तो आपको अधिक लेनी चाहिए ना कम लेनी चाहिए, दोनों ही स्थिति में आप गलत जा रहे हैं। लीजिएगा, विलासितापूर्ण अमोद प्रमोद से युक्त सुविधा सामग्री सभी प्राप्त वस्तुएं जिनसे विलासी भोग रहा था तथागत भगवान बुद्ध तत्पश्चार्य ताप की क्रिया स्थविर बौद्ध भिक्षुक भोचक के आश्चर्यचकित समाधान कारक समाधान खोजने वाला निःसृत हुआ बाहर आया मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग, न कठोर न सरल, निरपद अविवाहित सर्वविदित सबको पता, प्रतिकूल विपरीत व्यतिरेक अतिक्रमण अगणित अनेक प्रकार की अभिष्ट आवश्यक व्याधियों बीमारियों न्योता बुलावा अतरंगों भीतरी अंगों न्यून कम रेम स्लिप नींद की समय अवस्था। ठीक है, तो ये था आपका कठिन शब्द अर्थ। इसी के साथ यह अध्याय आपका यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली रचना के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।